SWS क्लासरूम चैट में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे आईसीएसई 10वीं कक्षा के हिंदी परीक्षा की और हमारे साथ जुड़े हैं सुनील दत्त सर, easily one of the best Hindi educators you can find in the country today. Sunil sir, thank you very much for sparing the time ahead of the examination. काफी सारे प्रश्न हमारे विद्यार्थियों ने पूछे हैं, तो मैं एक पोस्टमैन का काम करूंगा। मैं उनके प्रश्न आपके सामने रखूंगा ताकि काफी सारे बच्चे अपने जितने भी डाउट्स है उनका क्लैरिफिकेशन हो जाए। सबसे बड़ी चिंता यह है कि क्या 90 मिनट का समय सही रहेगा पेपर को खत्म करने के लिए, क्योंकि काफी सारे बच्चों का प्री बोर्ड पेपर एग्जाम के दौरान पेपर छूट गया था। तो आप उन विद्यार्थियों से क्या कहेंगे कि क्या 90 मिनट में वे खत्म कर सकते हैं, और अगर खत्म करना है तो किस तरह का टाइम मैनेजमेंट करने की जरूरत है? देखिए सर, 90 मिनट बहुत हैं और पेपर के अनुसार देखा जाए तो आधा पेपर कर दिया गया है। क्योंकि एक तो निबंध है, उसके वर्ड लिमिट भी कम कर दिए गए हैं, 12 मार्क्स का दे दिया गया है, और लेटर राइटिंग जो है वो 8 का कर दिया गया है, और क्वेश्चन आंसर्स मतलब बहुत कम कर दिए गए हैं। तो इसीलिए आराम से कर सकते हैं। सबसे पहले मतलब उनको लिटरेचर पार्ट करना चाहिए, क्योंकि वो आता है बच्चों को, तो इजीली वो कर सकते हैं फटाफट। और उसके बाद में उनको लेटर राइटिंग करना चाहिए, लास्ट में निबंध, जितना भी बचा हुआ टाइम है वो निबंध के लिए दे सकते हैं। तो इसीलिए 90 मिनट बहुत होते हैं सर, क्योंकि जो प्री फाइनल्स हुए हैं और हमारे भी हुए हैं स्कूल में, तो बच्चों ने 90 मिनट में आराम से कर लिया था सर। तो आपका कहने का मतलब यह है कि पहले लिटरेचर के जो प्रश्न है उसको निपटा दें, उसके बाद खत पे जाएं और लास्ट में निबंध में जाएं। और इसमें अगर आपको ब्रेकअप करना हो 90 मिनट को, तो कितना कितना समय हर पोर्शन को देना चाहिए? देखिए, वैसे देखा जाए तो 40 मिनट जो होते हैं, 40 से 50 मिनट में लिटरेचर पार्ट खत्म हो जाना चाहिए। 40 से 50 मिनट्स में खत्म हो जाना चाहिए। क्योंकि निबंध के लिए थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। तो इसीलिए पहले आप क्वेश्चन आंसर्स कर लेंगे तो उनको 50 मिनट, मैक्सिमम 50 मिनट्स, उससे ज्यादा उसमें टाइम नहीं लेना चाहिए। लेकिन फिर बाद में 40 मिनट काफी पड़ेगा निबंध और खत दोनों लिखने के लिए? हाँ सर, क्योंकि जो 200 वर्ड्स में आपको लिखना है, तो आप यदि आप सही स्पीड से लिख रहे हो, मतलब ज्यादा स्पीड भी नहीं, और नॉर्मल आप लिख रहे हो, तो मतलब 30 मिनट से 25 to 30 मिनट्स में आप आराम से कर सकते हो निबंध। और खत के लिए और लेटर के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगता है, पत्र के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगता है। अप्रोक्सीमेटली 10 उससे हम 15 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट में हम उसे खत्म कर सकते हैं सर। So you're talking of 40 to 40, say let's say 45 minutes for the literature part, 15 minutes for the letter part, and 30 minutes for the essay part, approximately. I mean, broadly, आपके कैलकुलेशन से देखा जाए तो ये जो आपने खत की बात की ना, अंशुमन पूछ रहे हैं कि लेटर का कौन सा फॉर्मेट यूज करना चाहिए, क्योंकि उनके अनुसार काउंसिल के वेबसाइट पर कोई स्पेसिफिक लेटर नहीं दिया गया हिंदी के खत के लिए। तो कौन सा फॉर्मेट यूज करना चाहिए? देखिए, फॉर्मेट तो वैसे जो चला रहा है वही है सर। लेफ्ट साइड में हमें लिखना पड़ता है। सबसे पहले हम अपना एड्रेस लिखते हैं ऊपर, उसके नीचे एक लाइन छोड़ के डेट लिखते हैं। एड्रेस जो लिखते हैं उसको 4 लाइन में हमें कंप्लीट करना होता है, छोटे से बड़े क्रम में, जैसे कि घर है, हाउस नंबर है, और फिर उसके बाद कॉलोनी, ऐसे 4 लाइन में उसको खत्म कर देना है। उसके बाद में शहर लास्ट में आएगा, हाँ, सिटी लास्ट में आएगा। उसके नीचे डेट लिखना होता है। और उसके बाद में यदि फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं, औपचारिक पत्र लिख रहे हैं, तो सेवा में लिखा जाता है। और उसके नीचे टू एड्रेस, यानी कि जो जिस डिपार्टमेंट का हेड है, पहले पोस्ट कंपलसरी आती है। पोस्ट लिखना, पद लिखना है। जैसे कि हम चीफ मिनिस्टर को लिख रहे हैं, भले उनका हम नाम जानते हैं, लेकिन हमेशा पोस्ट को पत्र लिखा जाता है। तो मुख्यमंत्री, यदि स्कूल में लिख रहे हैं तो प्रधानाचार्य, न्यूज़पेपर को लिख रहे हैं तो संपादक। उसके बाद में उस डिपार्टमेंट का नाम आता है। डिपार्टमेंट का नाम, जैसे कि मतलब न्यूज़पेपर को लिख रहे हैं तो उनका डिपार्टमेंट, यानी कि न्यूज़पेपर का नाम। करेक्ट। उसके नीचे फिर वो एरिया, ऑफिस कहाँ है, वो कोई भी नाम लिख सकते हैं हम। उसके नीचे एरिया लिखना है और उसके नीचे सिटी लिखना है। करेक्ट। तो ये 2 एड्रेस होता है। उसके बाद में सब्जेक्ट कंपल्सरी लिखना पड़ता है फॉर्मल लेटर में। करेक्ट। विषय लिखना होता है, और विषय के बाद में महोदय, और उसके बाद में हम स्टार्ट कर सकते हैं। वैसे 3 पैराग्राफ में भी लिखा जाता है पत्र। स्टार्टिंग में मतलब जो औपचारिकता के वाक्य होते हैं, सविनय निवेदन है कि या नम्र निवेदन है, जो हम लिखते हैं। अलग अलग स्कूल में अलग अलग तरीके से बताया जाता है सर। तो इस तरीके से सबसे पहले तो हम जो औपचारिकता के वाक्य होते हैं वो लिखते हैं। उसके बाद में हमारे मैटर पर आ जाते हैं। मैटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि
5 मार्क्स जो होते हैं मैटर के ही होते हैं, 3 मार्क्स जो फॉर्मेट के रहते हैं और 5 मार्क्स मैटर के रहते हैं। तो मैटर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, इसलिए उसमें कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, एक ही पॉइंट को लंबा लिख देते हैं, यानी कि उसी पॉइंट को घुमाते रहते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम पॉइंट्स आनी चाहिए, पूरे इंफॉर्मेशन आनी चाहिए और कम वाक्यों में आनी चाहिए और छोटे छोटे वाक्य लिखना चाहिए। बच्चे क्या करते हैं, कभी कभी एक ही सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं और फिर इसी में कॉमा नहीं लगाते हैं, फुल स्टॉप नहीं लगाते हैं, कंटिन्यूअसली चलते रहते हैं, 4-5 लाइन का भी वाक्य लिख देते हैं। जितना बड़ा वाक्य लिखेंगे बच्चे उतनी ही ज्यादा गलतियां होंगी। करेक्ट। इसलिए वाक्य छोटे लिखने चाहिए और इसके साथ साथ कोई भी पॉइंट रिपीट नहीं होना चाहिए, ये बात खास तौर से ध्यान रखना चाहिए। जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ, बच्चों को मतलब उतना समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि जब तक एग्जाम्पल नहीं दिया जाए, तो जैसे कि मानो कि हम एयरपोर्ट को पत्र लिख रहे हैं, हमारा कोई बैग वगैरह खो गया है, या हम नगर निगम को पत्र लिख रहे हैं, जैसे कॉलोनी में गंदगी फैली हुई है, तो ऐसे यदि टॉपिक्स हम लेते हैं, तो जैसे कि एयरपोर्ट को पत्र लिख रहे हैं, आपका बैग खो गया है, तो उसमें जो इंफॉर्मेशन है, जैसे कि मतलब कौन सी फ्लाइट से आप आए, उसका नाम लिखना जरूरी है, ठीक है, डेट लिखना जरूरी है, बैग का नाम, कंपनी का नाम लिखना जरूरी है, कलर लिखना जरूरी है, उसमें क्या क्या सामान जो है लगभग, जैसे 1 लाख रुपए का, 2 लाख रुपए का लैपटॉप है या कैमरा है, वो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, हमारा बैग खो गया है, आप हम तक पहुंचाने की कृपा करें, ऐसा कहने से मतलब वो पत्र कंप्लीट नहीं, मैटर नहीं आया उसमें। मैटर नहीं आया। मैटर का मतलब होता है कि हम उनको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देना, करेक्ट, कि पूरा जैसे ही वो टॉपिक पढ़ते उनको अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि ये इनकी प्रॉब्लम है, करेक्ट, दोबारा उनके सामने कोई क्वेश्चन न खड़ा हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और एक ही पॉइंट को रिपीट नहीं करना है। बच्चे बार बार एक ही पॉइंट को लिखते जाते हैं, एक बार जो चीज लिख दिया वो दोबारा नहीं होनी चाहिए। तो आपने 3 मार्क की बात की, फॉर्मेट की, 5 मार्क बात की कंटेंट की, तो ये तो हो गया लेटर का, और आपने कहा कि सब्जेक्ट को लिखना जरूरी है। फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर में हाउ डू स्टूडेंट्स डिसाइड कि कौन सा लिखना बेहतर रहेगा? हाँ, ये बिल्कुल सही है सर, क्योंकि कुछ बच्चों को फॉर्मल लेटर में ज्यादा प्रॉब्लम होती है, जैसे किस डिपार्टमेंट के हेड को क्या कहा जाता है उनको नहीं पता होता है। जैसे कि नगर निगम को लिखना है तो महापौर कहा जाता है, न्यूज़पेपर को लिखना है संपादक कहा, लेकिन कुछ बच्चों को नहीं पता होता है कि किसको क्या कहते हैं। करेक्ट। तो ऐसी स्थिति में इनफॉर्मल लेटर करना चाहिए, क्योंकि उसमें बस सिंपल सा रहता है। जस्ट अपना एड्रेस लिखा, उसके नीचे डेट लिखा, और फिर जैसे पिताजी को लिख रहे हैं तो आदरणीय लिख दिया। बड़ों को हमेशा आदरणीय लिखा जाता है, बड़े चाहे पिताजी हो, माताजी, दादाजी, या अपने भाई भी बड़े हैं तो उनके लिए भी आदरणीय लिखा जाता है। बस वहां पर एक संबोधन का ये रहता है कि बड़ों के लिए आदरणीय लिख दिया, और बराबर वालों और छोटों के लिए, बराबर में जैसे कि मित्र होते हैं, करेक्ट, मित्र बराबर में होते हैं, और छोटे यानी कि छोटा भाई या छोटी बहन रहती है, हाँ, उनके लिए प्रिय शब्द का प्रयोग किया जाता है, प्रिय मित्र या प्रिय भाई या प्रिय अनुज। छोटा भाई मतलब अनुज, नाम नहीं लेंगे, आई मीन कंपल्सरी नाम लिखना पड़ेगा सर, करेक्ट, कंपल्सरी। जैसे कि बड़ों के लिए कभी नाम नहीं लिखा जाता है, आदरणीय पिताजी लिख दिया, छोटे हो गए या मित्र हो गए तो उनके लिए जरूर लिखना होगा प्रिय मित्र उसका नाम, प्रिय अनुज उनका नाम। कभी कभी बच्चे ये भी कहते हैं कि सर यदि नाम उसका अनुज हो तो क्या करें, तो कुछ दूसरा नाम लिख सकते हैं। नहीं, तो इसका मतलब ये है कि क्या ये प्रिय मित्र आकाश होगा या प्रिय आकाश होगा? प्रिय मित्र आकाश। अच्छा, जो भी हमारा संबंध है उनसे वो पहले क्लियर करना जरूरी है। ओके, दैट्स एन इम्पोर्टेंट। यदि हमारा मित्र है तो प्रिय मित्र आकाश, और यदि हमारा छोटा भाई है तो प्रिय अनुज और उनका नाम। So relationship has to be established, ये जरूरी है, वो क्लियर करना जरूरी होता है। Okay, spelling mistakes, I mean of course this is general for literature, essay and letter. Spelling mistake और vocabulary को लेके हिंदी के एग्जामिनर्स किस तरह का रवैया अडॉप्ट करते हैं? Are they very strict about spelling mistakes? And अगर vocabulary अच्छी ना हो, एक ही शब्द को बार बार रिपीट किया जाए, तो उसके क्या पेनलाइजेशन होता है उसका? हाँ, देखिए सर, खासतौर से यदि सेक्शन ए देखा जाए, ग्रामर पार्ट देखा जाए, निबंध और पत्र है अभी तो ग्रामर के लिए, उसमें डेफिनेटली जो स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं वो उसके मार्क्स कट होते हैं, काउंट करके कट होते हैं, और
यानी कि 4 मिस्टेक्स होता है तो 1 मार्क कट करते हैं। yes. लेकिन वैसा नहीं है कि मतलब 4 मिस्टेक्स फिर 8 हो गई, फिर 12 हो गई, फिर 16 हो गई, ऐसे एक एक मार्क काउंट नहीं करते हैं, उसके हिसाब से ग्रेड बना लेते हैं। Correct. मतलब पहले तो जब थोड़ी मिस्टेक्स हैं, 3-4 मिस्टेक्स हैं पूरे लेटर में, 5-6 मिस्टेक्स हैं, तो इग्नोर कर देते हैं। okay. उसके लिए ज्यादा मार्क्स नहीं कट किए जाते हैं, लेकिन उससे ज्यादा यदि मिस्टेक्स हैं तो मार्क्स कट होंगे। ओके। और लिटरेचर पार्ट की बात करें तो लिटरेचर में कीवर्ड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। yes. स्पेलिंग से यदि एक दो, खैर उसमें भी हैंडराइटिंग देखना बहुत जरूरी होता है और स्पेलिंग मिस्टेक्स भी बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन उसमें फिर भी कीवर्ड से यदि करेक्ट है तो बच्चे को मार्क्स दे दिए जाते हैं। लेकिन फिर भी यदि मिस्टेक्स ज्यादा है तो अपने आप ही उसका इफेक्ट एग्जामिनर पर पड़ेगा, क्योंकि वो उनको सही तरीके से नहीं लगेगा कि सेंटेंस फॉर्मेशन में भी गलती है, स्पेलिंग्स में भी गलती है, तो जनरली मार्क्स कट हो ही जाते हैं। ओके। लेटर के बारे में एक प्रश्न और है, आस्था पूछती है कि अपना ही नाम देना जरूरी है कि कोई इमेजिनरी नाम डाल सकते हैं? आप अपना नाम भी दे सकते हैं और कोई और भी नाम दे सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप यदि अपना नाम दे रहे हैं तो कोई मार्क्स कट नहीं होते हैं, कोई ऐसा नहीं है, कुछ नहीं, आप अपना नाम दे सकते हैं। जैसे सुनील सर, फॉर्मल लेटर जो इंग्लिश लैंग्वेज पेपर में होता है उसमें ही माना जाता है कि अगर कोई आप म्युनिसिपल कमिश्नर को खत लिख रहे हैं तो 2 प्रॉब्लम्स के बारे में लिखिए और 2 सजेशंस दीजिए कि इस प्रॉब्लम को किस तरह से ठीक कराया जा सकता है। ये जी सर। इसके जो हिंदी का जो खत है जिसमें कि 120 शब्दों में लिखना है, उसमें भी सेम फॉर्मेट है कि क्या कितने सारे पॉइंट्स को लिखा जाना जरूरी है? वैसे देखा जाए तो मिनिमम 4 to 5 पॉइंट्स होने चाहिए आपके टॉपिक से रिलेटेड विद इन 120 वर्ड्स। हाँ 120 वर्ड्स में 4 to 5 पॉइंट्स होने चाहिए। और सजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सजेशन देना जरूरी होता है। 1-2 सजेशन जो हम हमारी तरफ से दे सकते हैं उनको, तो जरूरी है कि इस तरीके से समस्या का समाधान किया जा सकता है। तो टोटल हर इसके लिए सिर्फ एक लाइन, एक सजेशन के लिए एक लाइन, एक प्रॉब्लम के लिए एक सेंटेंस, एक वाक्य का ही स्कोप है? आई मीन क्योंकि वर्ड्स लिमिट ज्यादा नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं है कि 120 वर्ड्स दिए तो एग्जैक्ट 120 करें, 130 भी हो सकते हैं, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता है, 110 भी हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि उनको वर्ड्स को काउंट करेंगे। अगर 200, नहीं है, कभी अगर 200 लिख दे तो, अगर 200 शब्द लिख दे? नहीं, इतना नहीं, मतलब 120 है तो 130 तक जा सकते हैं, 135 तक जा सकते हैं, 140 तक भी जा सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा नहीं जा सकते हम, क्योंकि टाइम भी देखना पड़ता है। उससे ज्यादा गए तो फिर उसके मार्क्स कट सकते हैं। अगर मैं 175 लिख दिए तो उसके मार्क्स कट सकते हैं। जनरली मार्क्स तो नहीं कटते हैं, लेकिन क्या होता है कि वो उसमें ज्यादा गलतियां दिखाई देंगी। जितना बड़ा लिखेंगे, जितना ज्यादा करेंगे, उतनी ज्यादा गलतियां दिखाई देंगी, और जितनी ज्यादा गलतियां दिखाई देंगी अपने आप ही मतलब वो मार्क्स कट हो जाते हैं, उस तरीके से कट हो जाते हैं। जहां तक निबंध का सवाल है सुनील सर, क्या स्टूडेंट्स को सीधा टॉपिक मुद्दे पर आना चाहिए या एक तरह से इंट्रोडक्शन पहले देना चाहिए? जी जरूर। मतलब निबंध भी ऐसे जैसे लेटर का फॉर्मेट होता है कि हमने बताया 3+5 बताया, वैसे ही निबंध का भी फॉर्मेट होता है। उसमें भी मतलब 3 मार्क्स का इंट्रोडक्शन होता है और 10 मार्क्स का मैटर होता है। ठीक है, इस बार तो मतलब 12 मार्क्स के लिए है, तो मतलब उसको डिवाइड कर दिया जाएगा। इंट्रोडक्शन कंपल्सरी होगा। इंट्रोडक्शन के लिए अलग से मार्क्स होते हैं, कंक्लूजन जरूरी होता है, मैटर जरूरी होता है। मैटर में भी मतलब ऐसा होता है कि कुछ टॉपिक्स ऐसे रहते हैं जिसमें फॉर और अगेंस्ट लिखा जाता है, कुछ टॉपिक्स ऐसे रहते हैं जिसमें अच्छाई और बुराई होती है, तो ऐसे टॉपिक्स में दोनों चीजें लिखना पड़ता है हमें। और कभी पिक्चर कॉम्पोजिशन भी दिया जाता है, कभी पिक्चर को भी उसको भी डिस्क्राइब करना पड़ता है, कोई फोटो। हाँ जी जरूर, हाँ जी जरूर। सबसे पहले पिक्चर को ही डिस्क्राइब करना है, उस पिक्चर में क्या क्या दिखाई दे रहा है। स्टार्ट करने से पहले उस पिक्चर के बारे में बड़े से छोटे की ओर जाना है। उसमें भी पहले मेन चीजें, बड़ी बड़ी चीजें क्या दिखाई दे रही है उसमें जाना, फिर धीरे धीरे बारीकी की तरफ जाना है। उसमें छोटे जो पीछे बैकग्राउंड में क्या दिखाई दे रहा है, साइड में क्या दिखा, उसको देखने के बाद में इस चित्र को देखने से हमें प्रतीत होता है या हमें लगता है कि ये इस समस्या के बारे में बताया गया है। फिर हम ये पिक्चर के बारे में बताने के बाद में हम स्टार्ट कर सकते हैं इंट्रोडक्शन, और फिर टॉपिक के बारे में। पिक्चर में एक और सुविधा भी होती है, बच्चे स्टोरी भी बना सकते हैं, लेकिन स्टोरी यदि उसको पिक्चर को स्पष्ट कर रही है तो ही ठीक है, नहीं तो प्रस्ताव लिख सकते हैं आप। ओके। एक व्हाट वुड बी एन आइडियल, आपने इंट्रोडक्शन की बात की, व्हाट वुड बी एन आइडियल इंट्रोडक्शन? बिकॉज इंट्रोडक्शन में भी अगर बड़ी बात करें तो स्टूडेंट्स कैन काइंड ऑफ गेट लॉस्ट, और 200 में से 100 वर्ड तो इंट्रोडक्शन में ही निकल उसी में हो जाएगा।
हाँ, तो हाँ। व्हाट वुड बी द लेंथ ऑफ एन आइडियल इंट्रोडक्शन, उसमें क्या लिखना पड़ेगा? जी जी सर, जरूर सर। इंट्रोडक्शन में क्या रहता है कि अभी इंट्रोडक्शन जो रहेगा 4 लाइन्स 5 लाइन 4 लाइन से ज्यादा इंट्रोडक्शन लेने की जरूरत नहीं, 4 to 5 लाइन्स में उसमें खत्म हो जाना चाहिए। और इंट्रोडक्शन कैसे स्टार्ट किया जाए वो इम्पोर्टेंट है कि मतलब कभी कभी क्या होता है कि टॉपिक से स्टार्ट कर देते हैं बच्चे। जैसे कोई भी टॉपिक दिया गया है, तो जैसे कि कोरोना ही दिया गया है, तो कोरोना से ही डायरेक्ट स्टार्ट कर देते, तो इंट्रोडक्शन नहीं होता। इंट्रोडक्शन ऐसा होता है कि सब्जेक्ट से हट के सब्जेक्ट से कनेक्ट करना। इंट्रोडक्शन वही होता है जो टॉपिक से हटकर लिखा जाता है और टॉपिक से कनेक्ट किया जाता है, उसको इंट्रोडक्शन कहा जाता है। ओके ओके। तो और ये ये इंट्रोडक्शन चार पांच लाइन से ज्यादा ना हो। 4 लाइन 5 लाइन बस है सर, 4 से 5 लाइन तक ठीक है बस। ओके फाइन। यानी कि 50 वर्ड्स है। ओके। इसके बाद सुरभि पूछती है कि जो हिंदी एग्जाम से पहले का जो गैप है, एक दिन का जो गैप है, उसमें किस तरह की रिवीजन स्ट्रेटेजी को अडॉप्ट करना चाहिए? हाँ देखिए, ये बहुत अच्छा प्रश्न है सर, क्योंकि इस बार जो है न तो लेसन का नाम दिया जाएगा कि कौन से चैप्टर से लिया गया है, और एक एक चैप्टर से एक एक क्वेश्चन आएगा। Correct. वो कहीं से भी उठाया जा सकता है। Correct. तो इस बार जो है जनरल आंसर लिखने से काम नहीं चलेगा। इस बार डीप में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एक वर्ड कहीं से उठाकर प्रश्न दे दिया जाएगा। ठीक है। जैसे कि एक एग्जाम्पल देता हूं मैं, कि एक बात अठन्नी की एक स्टोरी थी। तो उसका एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। तो जैसे उसमें रसीला का कितना वेतन था, तो 10 रुपए, वहां से कोई प्रश्न उठाकर दे दिया, या कोई भी डीप में से प्रश्न उठाकर दे दिया, भेड़े और भेड़िया में से जैसे कोई बीच में से उठा के दे कि कितने रंग के सियार थे और उन रंगों का क्या मतलब था। तो बच्चे क्या जनरली रंग वगैरह की तरफ ध्यान नहीं देते हैं कि कितने रंग थे, कौन कौन से रंग थे, उनका क्या प्रतीक था। तो कहने का मतलब यह है कि उनको, बच्चों को लेसन पढ़ने से पहले ही उनको कीवर्ड्स तैयार कर लेना चाहिए, और पूरे अपने नोटबुक में लिख लेना चाहिए, और वो कीवर्ड्स बार बार उनको रिवाइज करना होगा एग्जाम से एक दिन पहले। ये तैयारी पहले की है, पूरे पॉइंट्स वगैरह उनको लिख लेना चाहिए। यदि वो कोई गाइड पढ़ के यदि एग्जाम लिखने जाते हैं तो अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि गाइड वाला एग्जाम नहीं है इस बार। इस बार जो है जो डीप में पढ़ेगा, जो कीवर्ड्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और बच्चे इस तरीके के प्रश्न बनाए जाएंगे कि हमें पता भी नहीं चले, कंफ्यूजन रहेगा कि कौन से लेसन से आया है, करेक्ट कौन सी पोएम से आया है ये। नहीं पता, क्योंकि एक एक सेंटेंस, एक वर्ड के ऊपर क्वेश्चन बना लिया जाएगा, एक शब्द के ऊपर प्रश्न। पहले तो क्या था, लेसन का नाम दिया जाता था, एक्सट्रैक्ट दिया जाता था, तो इजीली बच्चे समझ जाते इस चैप्टर से, तो कुछ ना कुछ मिलता जुलता लिख देते थे। जो बहुत ही वीक बच्चे हैं, जो अच्छी तरह से तैयारी नहीं करते हैं, वो कैसे भी पास हो जाते थे। लेकिन इस बार क्या होगा कि मतलब कहीं से भी प्रश्न उठा लिया जाएगा, और एक ही प्रश्न बनेगा पूरे चैप्टर में से। इसलिए पूरा चैप्टर पढ़ना बहुत जरूरी है, और उनके पॉइंट्स बना लेना जरूरी है। वैसे तो वो पॉइंट्स एक दिन पहले वो रिवाइज करना जरूरी। वैसे भी गाइड बुक से पढ़ना इज नेवर अ गुड अप्रोच फॉर एनी सब्जेक्ट, और कभी नहीं। खास तौर से हिंदी। मैं यहाँ पर एक बात और पॉइंट आउट करना चाहता हूं कि अगर आप स्टूडेंट्स मदद चाहते हैं, देयर इज सुनील सर्स वेरी हाई क्वालिटी यूट्यूब चैनल, जिसका की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। आप प्लीज गो एंड चेक इट आउट इवन बिफोर द एग्जामिनेशन, इट विल बी वेरी यूजफुल। अगर आप पूरे चैप्टर्स वगैरह को अच्छी तरह से समझना चाहते हैं, पूरा सिलेबस वहां पर YouTube चैनल पर आपको मिलेगा। इनफैक्ट स्टूडेंट्स, काफी सारे मेरे स्टूडेंट्स आपके चैनल को देखते हैं, एज फार एज हिंदी इज कंसर्न, उनको काफी मदद मिली है। आपने वोकैबुलरी की तो बात कर दी, दूसरी एक और प्रश्न था कि क्या कवि परिचय पढ़ना जरूरी है, जहां तक लिटरेचर का सवाल है? 100% जरूरी है सर। कवि परिचय और लेखक परिचय भी पढ़ना जरूरी है। लेकिन उतना ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। 3 मार्क्स के लिए प्रश्न रहेगा, तो 4 पॉइंट्स है तो बस ठीक है। वैसे 1 पॉइंट के लिए 1 मार्क दिया जाता है, लेकिन 4-5 पॉइंट्स रहे तो ठीक है। तो लेकिन एक बार जरूर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि लेखक परिचय भी दे सकते हैं, कवि परिचय भी दे सकते। ज्यादातर जनरली क्या होता है, कवि परिचय दिया जाता है। कवि परिचय दिया जाता है, लेकिन जो जैसे भेड़े और भेड़िया इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है, तो उसमें हरिशंकर परसाई के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी, जो फेमस जो राइटर हैं उनके बारे में थोड़ी जानकारी तो रखना जरूरी है। 4 पॉइंट्स 5 पॉइंट्स उनको रखना जरूरी है। जरूर परिचय पढ़ना पड़ेगा सर। लास्ट 3 क्वेश्चन सर। श्रेया जानना चाहती है अबाउट द माइंड ऑफ अ बोर्ड एग्जामिनर, कि क्या एग्जामिनर, जैसे आपने कहा कि सिर्फ कीवर्ड्स को देखते हैं, या ये भी देखते हैं कि कितना लंबा आंसर लिखा है, या सिर्फ कंटेंट को देखते हैं? आई मीन हाउ डज द बोर्ड एग्जामिनर, उनका माइंड क्या होता है, उनके माइंड के बारे में जानना चाहती है।
जी सर, मैं भी एक एग्जामिनर हूँ सर, मैं टीम लीडर भी रहा हूँ। तो ये कभी भी नहीं देखा जाता है कि आपने कितना बड़ा आंसर लिखा है। ये बच्चों की खुद की सोच होती है कि हम बड़ा आंसर लिखेंगे तो हमें शायद ज्यादा मार्क्स मिल जाए। बिल्कुल नहीं, सिर्फ काउंसिल कीवर्ड्स को देखती है। कीवर्ड्स यदि आपका है तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, फुल मार्क्स मिलेंगे उस कीवर्ड के लिए। आपने पूरा कंप्लीट बहुत एक बड़ा पैराग्राफ लिख दिया है, 100 वर्ड्स लिख दिए हैं और उसमें कीवर्ड आपका नहीं मिल रहा है। जैसे कि एग्जाम्पल मैं अभी आपको भेड़े और भेड़िया का ही देता हूँ इस क्वेश्चन के अनुसार, कि उन्होंने पूछा गया है कितने रंग के सियार थे और वो किस किस के प्रतीक थे। हमने भेड़े और भेड़ियों के बारे में सब कुछ लिख दिया, पूरे निबंध की समरी डाल दी उसमें, लेकिन वो कितने रंग के, 3 रंग के सियार थे। यदि वो वर्ड नहीं आया 3 कलर्स, 3 रंग, और वो नीला पीला हरा शब्द नहीं आया, उसकी जगह गुलाबी लिख दिया, यदि उसकी जगह काला लिख दिया, तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो यानी कि कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है सर। ओके, करेक्ट। फिर एक और प्रश्न ये है, कल्याणी पूछती हैं कि इन ए रूल शीट, आई मीन उनका एक्सपीरियंस ये है कि इट बिकम्स ए लिटिल कंजेस्टेड टू राइट, तो क्या वो एक एक लाइन छोड़ के लिख सकती हैं? नहीं, वो तो नहीं है। यदि उनकी हैंडराइटिंग ऐसी है और मानो कि बड़े वर्ड्स लिखते हैं, तो भी एक लाइन छोड़ के नहीं, एक आंसर खत्म हो जाता है उसके बाद आप एक लाइन छोड़ सकते हो, लेकिन हर लाइन के पीछे एक लाइन छोड़ने की जरूरत नहीं है। और साइज उनको थोड़ा ठीक बनाना चाहिए, ऐसा भी नहीं कि ऊपर वाला जो शब्द है नीचे वाले को टच हो जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, थोड़ा ठीक ढंग से। लेकिन एक लाइन छोड़कर लिखने वाला वो ठीक नहीं है तरीका। लास्ट क्वेश्चन सर ये है कि हाउ टू यूज द 10 मिनट्स ऑफ रीडिंग टाइम एफिशिएंटली। उस 10 मिनट में पहले 10:50 से 11 बजे तक क्या करना चाहिए? उसपे जो हमारा जो निबंध के टॉपिक्स है उस पर ध्यान देना जरूरी है, उसके पॉइंट्स हमें बना लेना चाहिए अपने दिमाग में। पेपर पर हम कुछ नहीं लिख सकते, नोटबुक में भी हम कुछ नहीं लिख सकते, जो उनको आंसर शीट दी जाती है उसमें भी, लेकिन हमें प्लान कर लेना है हमें कि किस तरीके से मतलब हमें वो निबंध लिखना है। तो सबसे पहले निबंध के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है, और उसके बाद में क्वेश्चन आंसर्स पढ़ना है, क्योंकि उसमें सारे करना है, चॉइस नहीं है कुछ भी। करेक्ट, जितने प्रश्न दिए जाएंगे पूरे के पूरे उनको करना है। यस। तो उनके भी कीवर्ड्स क्या क्या आएंगे वो ध्यान सोच लेना है। यानी कि वैसे 10 मिनट या पहले वो कौन से बुक्स उन्होंने उनके स्कूल ने कराए हैं, तो उस बुक, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जितने भी सब पार्ट्स हैं 2 मार्क और 3 मार्क के, सभी को देख लेना है उस 10 मिनट के अंदर। जी सर। ओके, लेकिन इसके बाद लेकिन निबंध लास्ट में अटेम्प्ट करने की सलाह आप देंगे? हाँ, मैं इसलिए देता हूं क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, जब निबंध लिखना स्टार्ट कर देते हैं तो वो टाइम की तरफ ध्यान नहीं देते, कितना टाइम चलेगा। करेक्ट। तो कभी कभी एक निबंध के ही अंदर बच्चे 50 मिनट तक ले लेते हैं, 40 मिनट तक ले लेते हैं, चलते जाते हैं लिखते जाते हैं। इसलिए निबंध को हमेशा लास्ट में लिखना चाहिए, पूरा पेपर कंप्लीट हो जाए, यानी कि क्वेश्चन आंसर्स हमने कर लिए, लेटर हमने कर लिया, उसके बाद आप फ्री हो, आप जितना आपके पास टाइम है निबंध में आप दे सकते हो। ये जो एक दिन का गैप है उसमें कोई निबंध स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं जिसको की प्रैक्टिस कर सकते हैं? आई मीन, आर देयर एनीथिंग व्हिच इज मोर लाइकली टू कम दिस टाइम? वैसे देखिए, हर साल क्या होता है, एक ऐसा टॉपिक दिया जाता है जो देश दुनिया में जो घटित हो रहा है। तो जैसे कि कोरोना महामारी है, तो बच्चों ने लिख लिख के थक चुके होंगे, क्योंकि हर बार हर एग्जाम में दिया होगा उनको। ये ऐसा टॉपिक, ये भी अच्छा टॉपिक है सर, क्योंकि इससे रिलेटेड भी देंगे। और जैसे कि युद्ध चल रहे हैं, क्या युद्ध जरूरी है, क्या युद्ध होने चाहिए या कैसे टाला जाए, इस तरीके के टॉपिक्स हो सकते हैं। तो एक जनरल टॉपिक जरूर आता है सर। ओके। तो ऐसे टॉपिक्स आ सकते हैं, युद्ध से संबंधित है, कोरोना से है, महामारी बचने कैसे उपाय, कुछ भी मतलब। लेकिन ये 10वीं कक्षा के विद्यार्थी के लिए थोड़ा ज्यादा सीरियस और हैवी ड्यूटी नहीं हो जाएगा युद्ध के बारे में? नहीं सर, आपको वहां पर क्या है कि बच्चों को वो एग्जाम्पल्स लेने की, जस्ट एग्जाम्पल्स ले सकते हैं युद्ध का, लेकिन उनके क्या कारण है, क्या परिणाम हुआ, क्या क्यों हुआ है, उसकी जानकारी की जरूरत नहीं है उनको। ओके। उनको मतलब युद्ध के बारे में, कि युद्ध होते हैं 2 देशों के बीच में, तो क्या ये होने चाहिए, ऐसे जैसे डिबेट का टॉपिक हो गया कि क्या होने चाहिए, क्या युद्ध को हम शांति से भी रोका जा सकता है, या कोई और तरीका नहीं है। तो इस तरीके के टॉपिक जनरल जो रहेंगे युद्ध से संबंधित, बस वैसे रहेंगे। ऐसे उनको उनके बारे में जाने की जरूरत नहीं है कि वहां क्या हुआ, किस वजह से हुआ, वहां जाने की जरूरत नहीं। ओके, थैंक यू वेरी मच सुनील सर, आपने समय दिया। All the doubts have been clarified, and I'm sure they will be very much benefited because of all the tips and suggestions that you have given. Thank you very much for your time, sir. Grateful. धन्यवाद सर। Thank you very much. Namaste.